हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में? सीड्स के बारे में। तो सीड्स के बारे में हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ पे देख लिया था कि सीड्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब इसमें यहाँ पे एंजियोस्पर्मिक सीड्स से एक स्टेटमेंट से यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एंजियोस्पर्मिक सीड्स को अगर हम लोग देखें तो अगर जनरेशन की बात करें तो एक एंजियोस्पर्मिक सीड में कितने जनरेशन्स होते हैं, या तुमको वहां पे जीनोटाइपिक सेल्स के बारे में वहां पर पूछ सकता है। तो अगर हम लोग एक एंजियोस्पर्मिक सीड्स के सीड के बारे में देखें तो सीड के अंदर क्या है? देयर इज एम्ब्रायो। अब ये हालांकि ये जो सीड जो फॉर्म हुआ वो कैसे फॉर्म हुआ? बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब मेल एंड फीमेल गैमेट का यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसके बाद वहां पे आगे का प्रोसेस हुआ एंड ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया? सीड में। उसके बाद यहाँ पर उस सीड्स में बहुत सारे ऐसे मतलब अब वो जो एम्ब्रायो है तो यहाँ पर एक तो क्या हुआ कि जो सीड था, सीड एक पिछले जनरेशन को भी कैरी कर रहा है और वो जो एम्ब्रायो होगा वो नेक्स्ट जनरेशन को बनाएगा। तो अगर एक एंजियोस्पर्मिक सीड की बात करें तो वहां पे दो जनरेशन होते हैं, एक होगा पास्ट जनरेशन और दूसरा क्या होगा? फ्यूचर जनरेशन। सो पास्ट जनरेशन कौन सा होगा? जो पिछले जैसे मेल गैमेट इससे ये बनता हुआ आ रहा है तो उसके कारण जो सीड बना, सो दैट इज द पास्ट जनरेशन। और सीड्स में भी क्या बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सीड्स में जो ओव्यूल होगा वही तो जाके किस में कन्वर्ट हुआ है? सीड में। तो बेसिकली वो पास्ट जनरेशन का है। और उसमें जो एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो क्या होगा? वो नेक्स्ट जनरेशन को वहां पे शो करता है। सो एक एंजियोस्पर्मिक सीड में दो जनरेशन्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, एक तो होगा पास्ट जनरेशन और एक होगा फ्यूचर जनरेशन। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एक एंजियोस्पर्मिक सीड में कितने तरह के जीनोटाइपिक सेल्स हो सकते हैं? तो देखो, अगर जीनोटाइपिक सेल्स की अगर हम बात करें तो अगर एम्ब्रायो की बात करें तो एम्ब्रायो जो होता है, एम्ब्रायो कैसे फॉर्म हुआ है? बाय द फर्टिलाइजेशन बिटवीन द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो वो कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा, यानी क्या होगा? 2n होगा। फिर एक एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? तो वहां पे पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियाई का फ्यूजन किससे हुआ? मेल गैमेट से हुआ। तो वहां पे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ और वो क्या होगा? ट्रिप्लॉइड होगा। उसके अलावा भी वहां पे बहुत सारे स्ट्रक्चर है, जैसे इंटेगुमेंट्स हो, जैसे सीड कोट वगैरह जो हो गया वो बेसिकली इंटेगुमेंट्स का ही पार्ट होता है। तो एक्चुअली वो क्या है? दैट इज आल्सो अ डिप्लॉइड। तो वहां पे एक और 2n जनरेशन हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे 3 जनरेशन यहाँ पर होते हैं। एक तो क्या होगा? देयर इज एम्ब्रायो, एक तो क्या होगा? एंडोस्पर्म, और तीसरा क्या होगा? अदर स्ट्रक्चर। तो एम्ब्रायो क्या है? डिप्लॉइड है। एंडोस्पर्म क्या है? ट्रिप्लॉइड है। और दूसरे स्ट्रक्चर भी क्या होंगे? यहाँ पे डिप्लॉइड होगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक एंजियोस्पर्मिक सीड में क्या होगा? एक एंजियोस्पर्मिक सीड में एक पास्ट जनरेशन है और दूसरा फ्यूचर जनरेशन है। फ्यूचर जनरेशन की तरफ में क्या हो जाएगा? एम्ब्रायो। पास्ट जनरेशन की तरफ में जैसे ये जो ओव्यूल वाला पार्ट वही किस में कन्वर्ट हुआ है? सीड में। अब जो दूसरा पार्ट है, दैट इज द जीनोटाइपिक सेल्स की बात करें तो एक एम्ब्रायो हो गया, एक एंडोस्पर्म हो गया और तीसरा क्या होगा? अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ सीड जो क्या होगा? डिप्लॉयड होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन एंजियोस्पर्मिक सीड्स, in angiospermic seed there is presence of 2 generations। तो एक तो क्या होगा? that is the past generation। so one is past generation और दूसरा क्या होगा? फ्यूचर जनरेशन। यानी जो नया प्लांट है इससे यहाँ बनेगा जब सीड वगैरह का यहाँ पे क्या होगा? जर्मिनेशन हो। फिर दूसरा अगर हमको यहाँ पे दिखे तो डिफरेंट, अगर हम लोग देयर आर 3 डिफरेंट जीनोटाइपिक सेल्स are present। There are 3 different genotypic cells are present। और ये different genotypic cells क्या होगा? एक तो क्या होगा? that is the embryo।
और एम्ब्रायो का प्लॉइडी लेवल क्या होगा, 2n होगा। दूसरा क्या होगा यहाँ पे, एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल क्या होगा, 3n। तीसरा यहाँ पे क्या होगा, अदर स्ट्रक्चर, और अदर स्ट्रक्चर का भी प्लॉइडी लेवल क्या होगा यहाँ पे, 2n सॉरी। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एंजियोस्पर्मिक सील में कितने जनरेशंस होते हैं, एक एंजियोस्पर्म में कितने तरह के जीनोटाइपिक सेल्स मिलेगा, और इसका प्लॉइडी लेवल तुमको ही पता है। जीनोटाइपिक सेल्स कौन कौन सा है, एम्ब्रायो हो गया, एंडोस्पर्म हो गया, एंड देन देयर इज अदर स्ट्रक्चर, ठीक है। सो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वहां पर बना सकता है, ठीक है। सो सीड जर्मिनेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, सीड के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं किसके बारे में, डेट इज अबाउट द सीड डॉर्मेंसी। देखो सीड डॉर्मेंसी एक काफी इंपॉर्टेंट फीचर होता है जब हम लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर में जब हम लोग क्रॉप्स वगैरह लगाते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग क्या यूज करते हैं, सीड्स यूज करते हैं। अब वो जो सीड होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या उसको कर रहा है, डेट इज द डॉर्मेंसी। तो सीड डॉर्मेंसी एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें क्या होता है, सीड में जो एम्ब्रायो होता है वो इनएक्टिव स्टेट में होता है, और उस टाइम क्योंकि फेवरेबल कंडीशन सीड को नहीं मिला है तो वो एक डॉर्मेंट कंडीशन में होगा। जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा, और जैसे जर्मिनेट करेगा वहां पे न्यू प्लांट्स का वहां पे क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। सो इस सीड डॉर्मेंसी का एग्रीकल्चर में क्या होता है, बहुत बड़ा यहाँ पर रोल होता है। सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं किसके बारे में, सीड डॉर्मेंसी के बारे में। तो अगर हम लोग यहाँ पे सीड डॉर्मेंसी के बारे में बात करें, सीड डॉर्मेंसी, तो सीड डॉर्मेंसी को अगर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करें तो सीड डॉर्मेंसी का मतलब क्या होगा, इनएबिलिटी ऑफ सीड, इनएबिलिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट, यानी जब यहाँ पे सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, और किस कंडीशन में नहीं हो पाएगा, तो वहां पे क्योंकि कंडीशंस उसके लिए फेवरेबल नहीं है। और कौन कौन से कंडीशन जो हम लोगों ने देखा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सीड जर्मिनेशन। तो अगर वो सारे फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं है तो सीड कभी भी जर्मिनेट नहीं करेगा, वो किस कंडीशन में होगा, डॉर्मेंट कंडीशन में होगा। सो इनएबिलिटी ऑफ सीड, inability of seed to germinate, inability of seed to germinate under the unfavorable condition. So inability of seed to germinate under in unfavorable condition, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, that is called seed dormancy। और इस कंडीशन में जब सीड डॉर्मेंट होता है तो एम्ब्रायो किस स्टेज में रहता है, इनएक्टिव स्टेज में रहता है। सो इस दौरान क्या रहेगा, एम्ब्रायो रिमेन्स इनएक्टिव, यहाँ पे एम्ब्रायो कैसा रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। और फिर एक और हम लोगों ने बात किया था, जो फैक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे मॉइस्चर के बारे में, तो उन्होंने यह बोला था कि इस डॉर्मेंट कंडीशन में मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, कम होता है। जब सीड जर्मिनेशन होगा तो अराउंड 75 से 90% वहां पे मॉइस्चर कंटेंट चाहिए, लेकिन जब यहाँ पे सीड डॉर्मेंट होगा तो मॉइस्चर कंटेंट घट के कितना हो जाता है, 10 to 15%। तो ऑब्वियसली यहाँ पे दूसरा क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट जो होगा सीड का, मॉइस्चर कंटेंट जो होगा सीड का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सीड डिक्रीजेस, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द सीड डॉर्मेंसी। और ये सीड डॉर्मेंसी जो हो रहा है, जब इसको क्या मिलेगा, जब यहाँ पे इसको ये फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो यही डॉर्मेंट सीड क्या करेगा, जर्मिनेट कर जाएगा। तो यहाँ पे इसका अगर हम लोग रिलेशन देखें विथ एग्रीकल्चर, सो बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर जो होता है, बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर, सो एग्रीकल्चर में हम लोग क्या यूज करते हैं, सो एग्रीकल्चर में देयर इज यूज ऑफ सीड। और यहाँ पे हम लोग सीड के किस प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, तो एक तो होता है डॉर्मेंसी,
एक तो क्या होगा, डॉर्मेंसी होगा। डॉर्मेंसी होगा तो हम लोग सीड को ज्यादा दिन तक क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब समझ में यहाँ पे आ रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब सीड किस कंडीशन में रहेगा, डॉर्मेंट कंडीशन में रहेगा, तो उसका वाटर कंटेंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं दैट इज अ डिहाइड्रेशन कंडीशन। सो डॉर्मेंसी एंड डिहाइड्रेशन वाला पार्ट यहाँ पे हो जाएगा। सो सीड डॉर्मेंसी क्या हो जाएगा, सीड का इनएबिलिटी टू जर्मिनेट अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन। ये वाला पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, फेवरेबल दे रखा है कि अनफेवरेबल यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद इस कंडीशन में एम्ब्रायो कैसा रहता है, इनएक्टिव स्टेट में रहता है। मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज होगा या इंक्रीज करेगा, तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, देयर इज यूज ऑफ सीड, और सीड का किस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज किया जाता है, डॉर्मेंसी एंड डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड सीड का ये दो पॉइंट तुमको यहाँ पे ध्यान में रखना है, डॉर्मेंसी एंड डिहाइड्रेशन। ऑब्वियसली अगर डॉर्मेंसी याद रहेगा तो डिहाइड्रेशन उससे, क्योंकि क्या है, लिंक है, तो वो अपने आप वहां पे याद हो जाएगा। सो यहाँ तक आई थिंक समझ में आ रहा होगा। सो दिस इज अबाउट द सीड डॉर्मेंसी। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ पैराग्राफ के फॉर्म में दे रखा है कि जो सीड का जो यूज होता है, अगर हम लोग यहाँ पे सीड जो होता है, किसी जो सीड का एडवांटेज यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे सीड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हमारे लिए किस लिए, किस तरह हमारे हमको क्या कर रहा है, यहाँ पे हेल्प कर रहा है, डिफरेंट प्रोसेस में यहाँ पे हेल्प कर रहा है। सो वो जो दो तीन वहाँ कुछ पैराग्राफ यहाँ पे दे रखा है, उसको पॉइंट वाइज हम लोग देख लेते हैं। हो सकता है तुम्हारा नीट एग्जाम में या तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चन पूछ दे कि एडवांटेजेस ऑफ सीड्स इन डिफरेंट पार्ट्स, तो यहाँ पे इसको हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं दैट इज एडवांटेजेस ऑफ सीड इन एंजियोस्पर्म्स। सो जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है। अभी जो सीड का जो फॉर्मेशन होता है जिम्नोस्पर्म में भी होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जिम्नोस्पर्म के सीड्स में उतना एवोल्यूशनरी वहां पे क्या होता है, एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट नहीं होता है जितना कि यहाँ पर इस एंजियोस्पर्मिक सीड्स में होता है। जैसे वहां पे जो सीड्स होता है वहां पे जैसे जो इंटेगुमेंट्स वगैरह होते हैं, सिंगल इंटेगुमेंट्स होते हैं, तो उसके जो चांसेस होते हैं वहां पे सर्वाइवल के वो वहां पे कम हो सकते हैं। सो अगर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म का जो सीड होता है इट इज लेस एडवांस कंपेयर टू द एंजियोस्पर्मिक सीड। तो एंजियोस्पर्म में जो सीड है वो एंजियोस्पर्म के लिए क्या यहाँ पे एडवांटेजेस यहाँ पे दे रहे हैं। पहला हम लोग यहाँ पे एडवांटेज अगर देखें, सो इट प्रोवाइड्स बेटर adaptive strategy for dispersal to the new habitat, dispersal to the new habitat। इस लाइन का मतलब क्या है, तो देखो यहाँ पे सीड जो होता है, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि जो डॉर्मेंसी होता है सीड का, उसके कारण हम सीड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं ज्यादा ड्यूरेशन तक। उसको जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो उस टाइम वो जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करने के बाद नया प्लांट वहां पे फॉर्म कर देगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सीड के पास एबिलिटी होता है वो डोरमेंट कंडीशन में अगर उसको दूसरे हैबिटेट में ले जाए तो वहां पे अगर उसको सारे सफिशिएंट कंडीशन दिए जा रहे हैं तो वहां पे वो जर्मिनेट कर जाए। वही यहाँ पे दे रखा है कि बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजी फॉर द डिस्पर्स। मान लो कोई एक सीड एक जियोग्राफिकल कंडीशन में उसको हम लोग दूसरी जगह पे जाके लगाना है, तो अगर हम उसको कैरी करके उस दूसरे फील्ड में अगर लगा दे तो वहां पे सफिशिएंट कंडीशन अगर उसको मिलेगा तो वो जर्मिनेट कर जाएगा। तो वही हमें यहाँ पे बोला जाएगा। दूसरा जो होता है यहाँ पे क्या होता है, इट प्रोवाइड्स फूड रिसोर्स। सॉरी, इसमें जो होता है इट कंटेन्स फूड रिजर्व। जैसे अगर एंडोस्पर्म होगा तो एंडोस्पर्म में फूड रिजर्व होगा,
एंडोस्पर्म नहीं होगा तो जो कॉटिलिडन्स होता है उसमें क्या होता है, फूड स्टोर होता है। सो कंटेन्स फूड रिजर्व, और ये फूड रिजर्व का रोल क्या है, फॉर नॉरिशमेंट, फॉर द नॉरिशमेंट ऑफ यंग सिबलिंग्स। यंग सिबलिंग्स मतलब क्या होता है, दैट इज यंग प्लांट्स के ऊपर बात करें। सो इट कंटेन्स फूड रिजर्व फॉर द नरिशमेंट ऑफ द यंग सिबलिंग्स। फिर हम लोग यहाँ पे सीड कोड की बात किया था, तो सीड कोड एक तरह से क्या करता है, एम्ब्रायो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। सो इसके पास क्या होता है, इट हैज सीड कोड that protects, किसको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स द यंग एम्ब्रायो। सीड कोड का काम क्या होता है, एम्ब्रायो को यहाँ पे प्रोटेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। और लास्ट होता है क्योंकि सीड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, देयर इज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हुआ मेल और फीमेल गैमेट के बीच, तो उसने क्या कर दिया, वहां पे सीड का वहां पे फॉर्मेशन हो गया। क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के कारण सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, और फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देयर इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण क्या होता है, यहाँ पे वेरिएशन होता है, और वेरिएशन यहाँ पे बहुत ही जरूरी है फॉर द पॉइंट ऑफ, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एवोल्यूशन। तो वहां से भी इसका एक क्या होता है, अलग अलग होगा, क्योंकि इससे जो नए प्लांट्स होंगे उन नए प्लांट्स में कुछ ना कुछ वहां पे जेनेटिक वेरिएशंस वहां पे आते रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, it creates genetic variations because it is the product of sexual reproduction। So these are the advantages। इस तरह से तुमसे क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीड इन द एंजियोस्पर्म। जैसे बोर्ड एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसे पूछ देगा, या तुमसे अगर नीट वगैरह में क्वेश्चन पूछना होगा तो बोल देगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एडवांटेज ऑफ सीड इन द एंजियोस्पर्म, या which of the following statement is incorrect with respect to advantages of seed in the angiosperm। इस तरह से हम क्वेश्चन पूछ सकता है, तो दो तीन बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे बहुत सारा पॉइंट तो हम लोगों ने बार बार इसी को पढ़ रहे हैं, सो इसको अगर एक बार पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, तो खुद से भी यहाँ पे इसको लिख सकते हो। सो आई थिंक ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यार हम लोग को पढ़ना है, दैट इज अबाउट द सीड वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी कहने का मतलब क्या है, वायबल मतलब होता है कितने दिनों तक वो एक्टिव रह रहा है या कितने दिनों तक वो सरवाइव कर रहा है, तो इसको हम लोग वायबिलिटी के नाम से जानते हैं। और जब हम इसको सीड के साथ लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, सीड वायबिलिटी का मतलब होता है एक टाइम ड्यूरेशन, एक टाइम ड्यूरेशन जब जितने और उस ड्यूरेशन में अगर सीड जर्मिनेट होने का कैपेसिटी अगर रख रहा है तो हम उसको बोलते हैं सीड वायबिलिटी। तो यहाँ पे अलग अलग प्लांट्स का अलग अलग सीड वायबिलिटी होता है। कुछ प्लांट्स का सीड वायबिलिटी कम होगा, कुछ प्लांट्स का सीड वायबिलिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं सीड वायबिलिटी। तो अगर हम लोग यहाँ पे सीड वायबिलिटी के बारे में अगर देखें, सीड वायबिलिटी, तो सीड वायबिलिटी के बारे में देखें तो सीड वायबिलिटी का मतलब क्या होगा, दिस इज द टाइम ड्यूरेशन during which seed retains its ability to germinate। so इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी टाइम ड्यूरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीड वायबिलिटी। सो सीड वायबिलिटी क्या होता है, इन सम प्लांट्स
seed viability is for few months. और जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कि हो जाएगा दैट इज ऑक्सैलिस एंड पल्सेस। सो पल्सेस और ऑक्सैलिस के जो सीड्स होते हैं ये बहुत कम दिनों के लिए वायबल होते हैं। सो कुछ प्लांट में सीड वायबिलिटी क्या होगा, कम होगा। कुछ प्लांट्स में, इन सम प्लांट्स सीड viability is for several years। तो कुछ प्लांट में क्या होता है, बहुत सारे सालों के लिए होता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एक एग्जांपल है दैट इज द ल्यूपिनस आर्टिकस। सो ये एक प्लांट है जिसका माना जाता है कि इसका जो सीड होता है दैट इज द ओल्डेस्ट वायबल सीड इसको माना जाता है। यहाँ पे इसको जब एक्सकेवेट किया गया था तो इसका जब कार्बन डेटिंग वगैरह किया गया तो इसको देखा गया इसका जो मतलब ड्यूरेशन था अराउंड 10,000 इयर्स था। उसके बाद जब इसको सॉइल में जब जर्मिनेशन के लिए डाला गया तो ये जर्मिनेट हो गया और नए प्लांट्स का यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। सो ल्यूपाइन आर्टिकस का जो सीड होता है, इसका सीड जो होता है इट इज द ओल्डेस्ट वायबल सीड। और ये फॉर कितने दिनों के लिए होता है, इट वाज फॉर 10,000 इयर्स। और इसका जो एक्सकेवेशन किया गया था, सो इट वाज excavated from आर्कटिक टुंड्रा से इसको क्या किया था, एक्सकेवेट किया गया था। सो ये जो सीड था ल्यूपाइनस आर्टिकस का जो सीड था, इसको जब यहाँ पे इसका जो ईयर था, सो सीड यहाँ पे हम लोग सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर आफ्टर 10,000 years। तो ये जो सीड का जो एक तरह से समझ लो एज जो था 10,000 इयर्स था, तो ये काफी पहले का था। उसका जब इसको डिस्कवर किया गया, इसको एक्सकेवेट किया गया, तो उसका जब इसको जर्मिनेशन के लिए डाला गया तो ये क्या हो गया, जर्मिनेट कर गया। ये एग्जांपल तुम्हारे एनसीईआरटी वगैरह में यहाँ पर दे रखा है, इसीलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ल्यूपाइनस आर्टिकस का जो सीड होता है दैट इज द ओल्डेस्ट वायबल सीड which was excavated from the Arctic tundra। और ये जो सीड होता था जर्मिनेट एंड फ्लावर, जर्मिनेशन के साथ जो फ्लावरिंग हुआ है, नए प्लांट्स का फॉर्मेशन भी हुआ। और ये कब, अराउंड 10,000 इयर्स तक ये डॉर्मेंट कंडीशन में था। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द 10,000 तक इसके पास एबिलिटी था कि ये जर्मिनेट कर सकता है। इससे पहले भी हो सकता है, हालांकि कार्बन डेटिंग वगैरह से इसका जो एज पता चला है दैट इज द 10,000 इयर्स सीड। एक तो एग्जांपल है दैट इज द ल्यूपिनस आर्टिकस और एक एग्जांपल है फ्रॉम द डेट पाम। तो उस एग्जांपल को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा यहाँ पे जो एग्जांपल है दैट इसका नाम है दैट इज द फिनिक्स डक्टाइलीफेरा दैट इज द डेट पाम। ये क्या है, डेट पाम। इसको जो एक्सकेवेट किया गया था, सो इट वाज एक्सकेवेटेड फ्रॉम किंग हैरोल्ड्स पैलेस अराउंड द डेड सी। तो इसको यहां से एक्सकेवेट किया गया था और ये जो सीड था, सीड germinated and flowered after 2,000 years। यानी ये जो सीड था 2,000 सालों तक डॉर्मेंट था और वो जो आर्टिकल्स का जो सीड था वो कैसा था, 10,000 इयर्स तक डॉर्मेंट था। तो ये दो एग्जांपल है यहाँ पे विद रिलेटेड टू द सीड
वाइबिलिटी। सो यहाँ पे देख लो several thousand years है, कुछ में कम है, कुछ में बहुत ज्यादा है। सो ये दोनों एग्जांपल है, ये दोनों एग्जांपल एनसीईआरटी में यहाँ पे दे रखा है, तो इसको यहाँ पे याद रख लेना। सो इट इज, ये है, एक तो हो गया लुपिनस आर्टिकस और दूसरा हो गया फिनिक्स डक्टाइली फेर, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग का ये जो सीड वाला पार्ट है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इस पे फ्रूट की तरफ। तो हम लोगों ने बोला था कि जो सीड जो होता है, सीड कहाँ से कन्वर्ट होता है, ओव्यूल से, जबकि फ्रूट जो होता है कहाँ से कन्वर्ट होता है, फ्रॉम द ओवरी। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज अबाउट द फ्रूट। फ्रूट, तो फ्रूट जैसे हम लोग सीड को बोल रहे थे राइपेंड ओव्यूल या फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, तो वैसे ही हम लोग इसको भी दूसरा नाम से जान सकते हैं, क्योंकि ये कहाँ से बन रहा है, ओवरी से बन रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं दिस मैच्योर ओवरी, मैच्योर ओवरी, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, फर्टिलाइज्ड ओवरी, फर्टिलाइज्ड ओवरी, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, राइपेंड ओवरी। अब ये जो ओवरी का जो कन्वर्जन होता है इनटू द फ्रूट, ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है, और ये साइमल्टेनियसली किसके साथ होता है, तो जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो रहा होता है उसी टाइम जो ओवरी होता है फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है। सो कन्वर्जन ऑफ ओव्यूल इनटू द सीड एंड कन्वर्जन ऑफ ओवरी इनटू द फ्रूट इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ ओवरी इनटू द फ्रूट takes place simultaneously with the conversion of ovule into the seed। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं that is conversion of seed, conversion of ovary into fruit takes place simultaneously with the conversion of ovule into seed। तो यहाँ पे अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बना देगा, जैसे मान लो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से दे सकता है कि कन्वर्जन ऑफ ओवरी इनटू द फ्रूट इज a separate process, यानी टेक्स सेपरेटली। यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं दोनों सेपरेटली होता है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता है, दोनों साथ साथ होता है। सो दैट इज द साइमल्टेनियस प्रोसेस, दैट इज द फ्रूट एंड दिस, ये हो गया तुम्हारा दैट इज ओव्यूल इनटू द सीड। सो ओवरी का कन्वर्जन फ्रूट में एंड सीड का ओव्यूल का कन्वर्जन सीड में, ये क्या होता है, साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। तो हम लोगों ने बोला था कि जो वॉल ऑफ द ओवरी होता है, ओवरी का जो आउटर कवरिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, वॉल। वॉल ऑफ द ओवरी जो होता है आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वॉल ऑफ द फ्रूट, और फ्रूट के वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रूट के टाइप्स वगैरह की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स क्या होते हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि वॉल ऑफ ओवरी, वॉल ऑफ ओवरी converts into wall of fruit called, और wall of fruit को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। सो wall of the ovary किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पेरिकार्प में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्रूट की बात करें, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। So there are different types, अलग अलग नाम से यहाँ पे जानते हैं। जैसे एक जो टाइप फ्रूट होता है इसको हम बोलते हैं फ्लेसी फ्रूट। फ्लेसी फ्रूट, फ्लेसी फ्रूट कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो मतलब इसके अंदर जो एडिबल पार्ट होगा काफी, वहाँ पे क्या होगा, फ्लेसी होगा। सो फ्लेसी फ्रूट का जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा मैंगो, मैंगो हो जाएगा, ऑरेंज, गुआवा। वैसे तो बहुत सारा फ्रूट होगा, लेकिन यहाँ पे जो एग्जांपल्स एनसीईआरटी वगैरह दे रखा उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो फ्लेसी फ्रूट में जैसे हो जाएगा मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, गुआवा हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज अबाउट द ड्राई फ्रूट, यानी वहाँ पे
जो एडिबल पार्ट होगा वो क्या होगा, बिल्कुल ही ड्राई होगा। सो ड्राई फ्रूट जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या हो जाएगा, दैट इज मस्टर्ड, ग्राउंड नट। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ड्राई फ्रूट। फिर हम लोग फ्रूट को हम लोग बोल सकते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट हम लोग किस बेसिस पे बोल रहे हैं, ट्रू मतलब जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि ओवरी किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रूट में। तो अगर फ्रूट का डेवलपमेंट किससे हो रहा है, ओवरी से हो रहा है, तो वैसे फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट। तो फ्रूट का अगर डेवलपमेंट ओवरी से होगा तो उसको बोलेंगे ट्रू फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट का मतलब क्या होगा, इट इज द develops from the ovary, develops from the ovary। इसमें ये तुम्हारा फ्लेसी वगैरह का एग्जांपल आ जाएगा, जैसे यहाँ पे हो जाएगा मैंगो। एनसीईआरटी वाला एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है मैंगो का, तो इसी को हम लोग यहाँ पर लेके चलते। और भी होगा लेकिन यहाँ पे ज्यादा एग्जांपल्स यहाँ पे याद करने का कोई मतलब नहीं, जितना एनसीईआरटी यहाँ पे दे रखा उतना मोर फैमिली। सो ट्रू फ्रूट जैसे हो गया मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, गुआवा, ये सब भी यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद ट्रू फ्रूट के अलावा एक होता है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट समझ में आ रहा है कि अगर ओवरी का फ्रूट का डेवलपमेंट अगर ओवरी से ना हो के किसी दूसरे पार्ट ऑफ द फ्लावर से हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रू फॉल्स फ्रूट। जैसे उसका एग्जांपल हो जाता है एप्पल का डेवलपमेंट कहाँ से होता है, थैलेमस। स्ट्रॉबेरी, ये भी गाँव में थैलेमस वगैरह से डेवलप होता है। थैलेमस बेसिकली बोलते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, जो डंडी होता है जो फ्लावर का, उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक के ऊपर एक यहाँ पे एक बेस वाला पार्ट लगा होता है, उसको बोलते हैं थैलेमस। और थैलेमस के ऊपर जितने भी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो वहां से डेवलप होता है, यानी ओवरी को छोड़ के दूसरे फ्लोरल पार्ट से अगर फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। और एक होता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो पार्थिनोकार्पिक मतलब होता है वर्जिन, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन। सो अगर वैसे फ्रूट जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन का फ्रूट फॉर्म हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, पार्थिनोकार्पिक। और ऑब्वियसली क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, क्योंकि सीड तो तभी फॉर्म होगा जब वहां पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। सो उस फ्रूट में क्या होता है, सीड भी नहीं होता है, तो वैसे फ्रूट को सीडलेस फ्रूट भी यहाँ पर बोलते हैं। सो बाकी के जो दूसरे टाइप है उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। The next type of fruit है that is called false fruit। तो false fruit का मतलब क्या होता है, वैसे fruit that develops from other floral parts and thalamus। अदर फ्लोरल पार्ट्स या थैलेमस वगैरह से अगर डेवलप हो रहा है तो उसको बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। ऐसे फॉल्स फ्रूट का जैसे एग्जांपल हो जाएगा रेसिडर, स्ट्रॉबेरी, फिर यहाँ हो जाएगा दैट इज एप्पल, फिर यहाँ हो जाएगा दैट इज कैश्यू नट, दैट इज काजू। सो ये सारे हो जाएंगे फॉल्स फ्रूट। नेक्स्ट जो टाइप है इसको तो बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। यहाँ पे एप्पल के बारे में एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इसमें याद रखना इट डेवलप्स फ्रॉम द थैलेमस। तो एप्पल किससे डेवलप होता है, थैलेमस। स्ट्रॉबेरी वगैरह भी यहाँ पे थैलेमस से डेवलप होता है। सो इसमें यहाँ पे याद रखना पार्थिनोकार्पिक फ्रूट मतलब क्या होता है, दैट इज द fruit develops without fertilization। और क्योंकि अगर हम फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो सीड का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, तो ऐसे फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, सीडलेस फ्रूट। ऐसे फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, सीडलेस फ्रूट। तो कुछ फ्रूट जो होते हैं नेचुरली क्या फॉर्म होते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल यहाँ पे नेचुरली पार्थिनोकार्पिक फ्रूट की अगर हम बात करें, तो
सो नेचुरली पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो होता है दैट इज द बनाना। सो बनाना में नेचुरली क्या होता है, पार्थिनोकार्पिक होता है, यानी यहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। यानी बनाना में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और वो किसके द्वारा होता है, अंडरग्राउंड स्टेम के द्वारा होता है। सो बनाना में किसी तरह का सीड देखने को नहीं मिलेगा। सो नेचुरली पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है, बनाना। किसी भी फ्रूट पे हम लोग पार्थिनोकार्पी आर्टिफिशियली इंड्यूस करा सकते हैं, और कैसे इंड्यूस करा सकते हैं, बाय ट्रीटिंग देम विद द प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का ट्रीटमेंट करके, खासकर उसमें दो हार्मोन्स का नाम आता है, एक होता है ऑक्सी और दूसरा होता है जिबरेलिन। तो इनके ट्रीटमेंट से तुम किसी भी फ्रूट का सीडलेस फ्रूट यहाँ पे बना सकते हो। जैसे वाटरमेलन है, सीडलेस वाटरमेलन यहाँ पे बना सकते हो। तो इस तरह से जो सीडलेस फ्रूट हम यहाँ पे बना सकते हैं। सो हम यहाँ बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी can be induced by treatment of plant hormones such as auxins and gibberellin. सो दिस इज अ नेचुरल, एक तो नेचुरल पार्थिनोकार्पिक होगा और दूसरा होगा इंड्यूस पार्थिनोकार्पिक। इंड्यूस पार्थिनोकार्पिक किसी भी फ्रूट को सीडलेस यहाँ पे बना सकते हो। हालांकि हर फ्रूट को सीडलेस नहीं बना सकते हो, क्योंकि अब डिपेंड करेगा उस फ्रूट पे। जैसे पोमेग्रेनेट हो गया, ये अनार हो गया, तो अनार में जो खाने वाला चीज है वही क्या है, सीड है। तो अगर उसको ही सीडलेस बना दोगे तो पूरा वो खोखला हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। सो जहां पर हमको जरूरी पड़ रहा है कि सीड को हटा देने से उसके एडिबल पार्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पर वो आर्टिफिशियली इंड्यूस करा सकते हो। उसका बहुत सारा इकोनॉमिक एडवांटेज है, वहां पर उसका कंजम्पशन वगैरह, उसका डिमांड वगैरह वहां पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी हम लोग इंड्यूस करा सकते हैं किसी भी फ्रूट में, लेकिन वहां पे देखना पड़ेगा कि वो जो एडिबल पार्ट है वो क्या है। अगर एडिबल पार्ट ही सीड है तो हम उसको वहां पे इंड्यूस कराने का कोई मतलब नहीं है, वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो सारा क्या हो जाएगा, खोखला हो जाएगा। सो वहीं पे हम लोग करा सकते हैं जहाँ पे एडिबल पार्ट सीड नहीं है। तो सीड नहीं है तो वहां पे हम उसको विदाउट सीड उसको बना सकते हैं। सो दीज आर द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो इसके साथ ये फ्रूट वाला पार्ट भी यहाँ पे हम लोगों का कंप्लीट हो गया। सो अब इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसमें एक दो कुछ छोटे पॉइंट्स जैसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एपोमिक्सिस क्या होता है, यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स बच गए, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक यहाँ पर तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, इसको देख लेना। एनसीईआरटी रेगुलर पढ़ते रहना, एनसीईआरटी के किसी भी लाइन में अगर कोई दिक्कत हो तो उसको पूछ लेना, क्योंकि एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी मस्ट है और नीट एग्जाम के लिए भी मस्ट है। सो दोनों के लिए यहाँ पे पढ़ना जरूरी है। एनसीईआरटी मोर देन बहुत ज्यादा मस्ट है, इसीलिए एनसीईआरटी जरूर पढ़ा करो। यहाँ पे जो भी पढ़ते हो उसको एनसीईआरटी में जरूर देख लिया करो, वहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा है तो उसको जरूर वहाँ पे पूछ लिया करो। एनसीईआरटी के लाइन में कोई भी डाउट वहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग का सीड और फूड वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद जो छोटे मोटे पार्ट्स बचे हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, एपोमिक्सिस, इन सबको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको डील करें।